नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपीटी, जीटीपी, जीटीयू, जीसी नेट, जेआरएफ, हिंदी साहित्य आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको अवश्य देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है। दोस्तों, हम इससे पहले निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा को पढ़ चुके हैं। आज हम निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो फैक्ट है, भारत में सूफी धर्म का प्रचार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। भारत में सूफी धर्म का प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चलिए अगला फैक्ट है, प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित दिए हुए हैं, जो कि संप्रदाय हैं और उनके आदि प्रवर्तक और इसके बाद भारत में प्रवर्तक और समय पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं अबू अब्दुल्लाह चिश्ती और भारत में प्रवर्तक हैं। चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रवर्तक माना जाता है मुइनुद्दीन चिश्ती और या जलालुद्दीन सुर्खपोश। सॉरी दोस्तों, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, मुइनुद्दीन चिश्ती को, और इनका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और इसके बाद सोहरावर्दी संप्रदाय, और सोहरावर्दी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश। भारत में जलालुद्दीन सुर्खपोश है, इनका समय है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। और इसके बाद कादरी संप्रदाय की बात की जाए तो कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जिलानी। और इसके कादरी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं बंदगी मोहम्मद गौस, जो कि कादरी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस। इनका समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसके बाद है नक्शबंदी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक हैं वहा अल्दीन नक्शबंदी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरंग। इनका समय है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तसव्वुफ कहते हैं। और इसके बाद सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मूल शब्द और उनका अर्थ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सूफ शब्द है सूफ, इस सूफ का अर्थ बताया गया है ऊन। और इसके बाद है सप का अर्थ है पंखी, और सूफा का अर्थ है चबूतरा। और सोफिया का अर्थ माना जाता है विद्या। इसके बाद शफा का अर्थ है पवित्र या निर्मल। एक बार फिर से देख लेते हैं। मूल शब्द है सूप का अर्थ माना जाता है ऊन, और सप का अर्थ है पंखी, सूफा का अर्थ है चबूतरा, सोफिया का अर्थ है विद्या, और शफा का अर्थ है पवित्र या निर्मल। अगला फैक्ट है,
फैक्ट है, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और उनको मानने वाले निम्न हैं। चलिए देखते हैं। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि देखते हैं। गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हंसावली है, और हंसावली रचना है। हंसावली इसका समय है 1370, और हंसावली के रचनाकार हैं या कवि हैं असाइद। हंसावली दोस्तों इसका रचना काल है 1370 ईस्वी, और हंसावली के रचनाकार हैं असाइद, जो कि गणपत चंद्र गुप्त ने प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में असाइद को माना है, जो कि असाइद की रचना है हंसावली। इसका रचना काल है 1370 ईस्वी। चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कि प्रेम मार्गी या सूफी शाखा के प्रथम कवि के रूप में मुल्ला दाऊद को मानते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। इसको लोर कथा भी कहा जाता है, और चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी। और रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रथम कवि माना है। ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा, और सत्यवती कथा का रचना काल है 1501 ईस्वी। चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। कुतुबन की रचना है मृगावती का रचना काल है 1501 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है, असाइद कृत हंसावली का रचना स्तोत्र विक्रम वैताल की कथा है। असाइद कृत हंसावली का रचना स्तोत्र विक्रम वैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। असाइद कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम वैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। अगला फैक्ट है, रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ, दोस्तों इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि इसका प्रकाशन काल है 1938 ईस्वी। तो चलिए देखते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। अगला फैक्ट, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। तो दोस्तों प्रश्न आ सकता है चंदायन का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर चंदायन का दूसरा नाम लोर कहा या लोर कथा नाम से भी जाना जाता है, जो कि माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। अगला फैक्ट, हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे। आगे देखते हैं रचना काव्य और उनका वर्ष देखते हैं, और किस कवि की है, और उस रचना की प्रयुक्त भाषा है। रचना में प्रयुक्त छंद भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। हंसावली का रचना काल है 1370 ईस्वी, और हंसावली के रचनाकार या कवि हैं असाइद। ये दोस्तों हंसावली की प्रयुक्त भाषा है राजस्थानी, जो कि हंसावली में प्रयुक्त छंद है। ये हंसावली में प्रयुक्त छंद चौपाई और दोहा है। अगला चंदायन की बात की जाए तो इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, और चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी, और चंदायन अवधी भाषा में है दोस्तों, और इसमें प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा। अगला देखते हैं लक्ष्मण सेन पद्मावती, जो कि इसका रचना काल है 1459 ईस्वी, और लखम सेन पद्मावती के रचनाकार हैं दामोदर कवि, और इसमें प्रयुक्त भाषा है राजस्थानी, और इसमें प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा इसमें दिया हुआ है, और सोरठा भी पाया जाता है।
चलिए अगला देखते हैं सत्यवती कथा। इसका रचनाकाल है 1501 ईस्वी और सत्यवती कथा के रचनाकार हैं ईश्वर दास और इसमें प्रयुक्त भाषा है अवधी। इसके अलावा इसमें प्रयुक्त छंद ये दोस्तों सत्यवती कथा, इसमें प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई है। सत्यवती कथा इसका रचनाकाल है 1501 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं ईश्वर दास। इसमें अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है और इसमें प्रयुक्त छंद हैं दोहा चौपाई, जो कि इसमें दोहा चौपाई छंद पाए जाते हैं। और इसके बाद मृगावती, जो कि सूफी काव्य के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल इन्हें सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है और इसके रचनाकार की बात की जाए तो कुतुबन है और इसका रचनाकाल है 1501 ईस्वी। और मृगावती अवधी भाषा में है दोस्तों और इसमें ये दोस्तों दोहा और चौपाई छंद में है। इसके बाद मधवानन कामकंदला, इसका रचनाकाल है 1527 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं गणपति और ये दोस्तों राजस्थानी भाषा है। इसमें प्रयुक्त छंद सिर्फ दोहा का प्रयोग हुआ है। पद्मावत, जो कि आप सभी जानते ही होंगे, इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत दोस्तों इसका रचनाकाल है 1540 ईस्वी और ये अवधी भाषा में है। और दोस्तों इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग मिलता है। और इसके बाद मधुमालती के रचनाकार हैं मंजन और मधुमालती का रचनाकाल है 1545 ईस्वी और ये अवधी भाषा में है। इसमें भी दोहा चौपाई पाया जाता है। इसके बाद माधवानल कामकंदला, इसका रचनाकाल है 1556 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ और ये दोस्तों राजस्थानी भाषा में है और इसमें प्रयुक्त छंद है चौपाई, दोहा और सोरठा। इसके बाद प्रेम विलास प्रेमलता, इसका रचनाकाल है 1556 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं जटमल, ये राजस्थानी भाषा में है। इसके बाद रूपमंजरी, इसका रचनाकाल है 1568 है। इसके रचनाकार है नंददास, ये दोस्तों ब्रज भाषा में है और ये दोहा चौपाई छंद में है। इसके बाद माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी इसका रचनाकाल है और ये आलम की रचना है और ये अवधी भाषा में है दोस्तों। इसमें प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई, दोहा, सोरठा पाया जाता है। इसके बाद छिताई वार्ता का समय है 1590 ईस्वी। छिताई वार्ता इसका रचनाकाल है 1590 ईस्वी। इसके कवि हैं नारायण दास और ये दोस्तों राजस्थानी। इसमें दोहा चौपाई छंद पाया जाता है। और इसके बाद बात की जाए चित्रावली, इसके रचनाकार है उस्मान और इसका रचनाकाल है 1613 ईस्वी और इसमें प्रयुक्त भाषा है अवधी और इसमें चौपाई दोहा पाया जाता है। इसके बाद रस रतन, इसके रचनाकार हैं पोकर और रचना समय है दोस्तों 1618 ईस्वी और इसमें प्रयुक्त भाषा है अवधी और इसमें भी दोहा चौपाई का प्रयोग मिलता है। इसके बाद ज्ञानदीप का रचना समय है दोस्तों 1619 ईस्वी और ज्ञानदीप के रचनाकार हैं या कवि हैं शेख नबी। इसमें अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है। इसमें दोहा चौपाई छंद पाया जाता है। इसके बाद नल दमयंती, इसका रचनाकाल है 1625 ईस्वी और नल दमयंती के कवि हैं नरपति व्यास और ये अवधी भाषा में है। ये इसमें दोहा चौपाई छंद पाया जाता है। हंस जवाहिर, इसका समय है 1731 ईस्वी दोस्तों। इसके रचनाकार या कवि हैं कासिम शाह, ये भी अवधी भाषा में है और इसमें भी दोहा चौपाई छंद पाया जाता है। नल चरित्र, इसका समय है 1641 ईस्वी। नल चरित्र के रचनाकार या कवि हैं मुकुंद सिंह, ये भी अवधी भाषा में है। ये इसमें भी दोहा चौपाई छंद हैं। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोस्तों ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। इंद्रावती का रचना समय है 1744 ईस्वी और इसमें अवधी भाषा में है। ये
इसमें दोहा चौपाई छंद हैं। अनुराग बांसुरी, इसका रचना समय 1764 ईस्वी, और नूर मोहम्मद इसके रचनाकार या कवि हैं, अवधी भाषा में है दोस्तों। इसमें बरवे चौपाई छंद पाया जाता है। अगला फैक्ट है 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जॉन कवि ने की है दोस्तों। प्रेमाख्यानकों की रचना सर्वाधिक जॉन कवि ने की है, जिनका रचना काल समय है 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद जॉन कवि ने सर्वाधिक 78 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं। इनमें से प्रमुख हैं दोस्तों जॉन कवि की प्रमुख रचनाएं, जो कि इस प्रकार हैं। कथा रत्नावली, दूसरी है कथा कनकावती, इसके बाद कथा मोहिनी, चौथी है कथा कमलावती, पांचवी है कथा नल दमयंती, छठवीं है कथा कलावंती, सातवीं है कथा रूपमंजरी, आठवीं है कथा पिंजरसाम साहिजा देवा देवलदे, आठवीं है कथा पिंजरसाम साहिजा देवा दैवा देवलदे, नौवीं है कथा कलंदर, 10वीं है ग्रंथ लैले मजनू। अगला फैक्ट है जॉन कवि प्रथम हिंदी कवि हैं। जॉन कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जॉन कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। अगला फैक्ट जॉन कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा। जॉन कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। इसके बाद दामोदर कवि ने अपनी रचना लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। अगला फैक्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्तिकाल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्तिकाल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। इसके बाद अगला फैक्ट है मृगावती के रचनाकार कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। दोस्तों कुतुबन बादशाह हुसैन के आश्रित कवि थे, जो कि जौनपुर के बादशाह थे हुसैन शाह, उनके आश्रित कवि थे कुतुबन। अगला बिंदु मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला फैक्ट मंझन कृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मंझन कृत मधुमालती, जो कि इसका समय है 1545 ईस्वी मधुमालती का समय है। मधुमालती हिंदी के प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। अगला फैक्ट मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। अगला फैक्ट बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा बनारसी दास की आत्मकथा है अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानक, जो कि इस प्रकार हैं। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन और मधुमालती, जो कि इसके पहले पढ़ चुके हैं। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन का उल्लेख किया है। इसमें उल्लेख मिलता है अर्ध कथानक नामक आत्मकथा में, जो कि अर्ध कथानक आत्मकथा बनारसी दास चतुर्वेदी की है। तो इसमें पंक्ति निम्नलिखित हैं। तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार। पंक्ति है दोस्तों, तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार,
मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। एक बार फिर से देख लेते हैं। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। अगला फैक्ट है दोस्तों, सन 1643 ईस्वी, जो कि इसमें अगर यदि 57 जोड़ दिया जाए तो सम्मत बन जाएगा, जो कि सम्मत 1700 ईस्वी में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इक्स के नाम से प्रेम कथा लिखी। किसने लिखा? दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इक्स नाम से एक प्रेम कथा लिखी। अगला फैक्ट है, जायसी कृत पद्मावत में कुल 15 खंड हैं दोस्तों। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। पद्मावत का रचना समय है दोस्तों 1540 ईस्वी। पद्मावत का रचना समय है 1540 ईस्वी है। 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका प्रिय है जायसी। इसमें 57 खंड है। अगला फैक्ट, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, जो कि मधुमालती का समय, मधुमालती मंझन की रचना है, इसका समय है 1545 ईस्वी, और मृगावती इसका समय है 1503 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं कुतुबन मुग्धावती और प्रेमावती, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व में लिखे गए 4 इन्हीं ग्रंथों का उल्लेख किया। अगला फैक्ट, जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दी, जो कि मोहिद्दीन के शिष्य थे दोस्तों। जायसी किसके शिष्य थे? फकीर शेख मोहिद्दी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे दोस्तों। शेर शाह जो कि 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया था 1539 ईस्वी के चौसा युद्ध में। इसके बाद 1540 ईस्वी में दोस्तों कन्नौज का या बिलग्राम युद्ध हुआ था। इसमें भी हुमायूं को शेरशाह ने हराया था, तो इसलिए जायसी भी इसी समय थे, तो इनके समकालीन थे। जायसी के समकालीन शेरशाह सूरी थे तथा ये अमेठी के निकट जायस में रहते थे दोस्तों। इनका निवास स्थान था जायस। जायसी का निवास स्थान अमेठी जिले के निकट जायस में रहते थे। चलिए दोस्तों, जायसी की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, उनके विषय में क्या क्या है। देखिए, पद्मावती इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी इसमें दिया। इस पद्मावत में नागमती और पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है दोस्तों। ये इसमें 57 खंडों में विभक्त है। और अखरावट की बात की जाए तो इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। अगली रचना है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। चित्ररेखा ये एक लघु प्रेमाख्यानक है। और कहरानामा इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और ये कहरावा शैली में लिखी है। और इसके बाद मसलानामा में दोस्तों ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और इसके बाद है कन्हावत। ये प्रमुख रचनाएं हैं जायसी के। इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित ग्रंथों नंबर 1 पद्मावत, दूसरी है अखरावट, तीसरी है आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने केवल 3 रचनाओं का ही उल्लेख किया है। इसके बाद अगला फैक्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध
का ऐतिहासिक है। अगला फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जायसी द्वारा पूर्ण हुई थी। अगला फैक्ट, पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ हैं, जो कि इस प्रकार है। पद्मावत में प्रतीकार्थ हैं, रत्नसेन को मन या आत्मा माना गया है, और सिंगल को हृदय माना गया है। पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा माना गया है। शुआ या हीरा मन तोता गुरु के रूप में माना गया है। नागमती को दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि माना गया है। राघव चेतन शैतान माना गया। अलाउद्दीन माया के रूप में प्रतीकार्थ किया गया है। अगला फैक्ट, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। विजय देव नारायण ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। अगला फैक्ट, पद्मावत में नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। अगला फैक्ट, प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है, जो कि मृगावती ये रचना है, कुतुबन की मधुमालती है, मंझन की इंद्रावती है दोस्तों, इंद्रावती है नूर मोहम्मद की, और सत्यवती कथा है ईश्वरदास की है, चंदायन है मुल्ला दाऊद की, आलमकृत की है माधवानल कामकंदला। इनमें दोस्तों इन सभी रचनाओं में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। प्रेमाख्यान काव्य में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में। दोस्तों इसके पहले जो दी गई थी इसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा थी, और इनमें प्रेमाख्यान काव्य में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है, जो कि देख लेते हैं। पद्मावत और चित्रावली, इनमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। पद्मावत जो कि जायसी की रचना है, चित्रावली है दोस्तों उस्मान की रचना है चित्रावली। अगला फैक्ट है, उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला फैक्ट, चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। अगला फैक्ट, नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौज़तुल हक़ायक़ नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौज़तुल हक़ायक़ नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला फैक्ट, नूर मोहम्मद की रचना है दोस्तों इंद्रावती में, जो कि कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी की इसमें मिलता है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। दोस्तों शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं, इनमें अनुराग बांसुरी की विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। इसमें दोस्तों संस्कृत गर्भित है। इसकी अगली विशेषता है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तीसरी विशेषता है शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी करके कहानी बांधी है। अगली विशेषता, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। अगला फैक्ट, आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती को सूफी आख्यान की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। अगला बिंदु है, आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेम मार्गी शाखा का
एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। दोस्तों वो सूरदास नहीं है जो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। इनके ये सूरदास दोस्तों ये अलग हैं, जो कि इनका स्थान है, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ये एक पंजाबी थे जो शाहजहाँ के समकालीन थे तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। सूरदास ने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। अगला फैक्ट है महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक एवं नायिका। देख लेते हैं। चंदायन है जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। इसमें नायक हैं लोर या लोरिक और नायिका हैं चंदा। सत्यवती कथा जो कि ईश्वर दास की रचना है। सत्यवती कथा की नायिका हैं राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण नायक हैं। मृगावती जो कि कुतुबन की रचना है। इस राजकुमार और राजकुमारी मृगावती। पद्मावती जो कि 1540 ईस्वी की रचना है, जायसी की है। इसके नायक हैं रत्नसेन और नायिका हैं पद्मावती और रत्नसेन की पत्नी है नागमती। मधुमालती जो कि मंझन की रचना है, ये इसका रचना काल है 1545 ईस्वी और मधुमालती में मनोहर नायक हैं और नायिका हैं प्रेमा। और इसके बाद माधवा नल कामकंदला में हैं दोस्तों, कामकंदला और माधव। रूप मंजरी जो कि नंददास की रचना है, इसमें विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण का वर्णन मिलता है। रतन सेन नामक काव्य में रंभा और सोमा का वर्णन मिलता है। सूफी काव्य के अंतर्गत देख लेते हैं। विविध दिया हुआ है। इसके अंतर्गत सूफी कवियों ने परमात्मा के रूप में स्त्री को माना है तथा आत्मा को पुरुष माना है, पुरुष को आत्मा माना है सूफी काव्य में। जबकि दोस्तों संत काव्य धारा में इसके विपरीत दिया हुआ है। संत काव्य धारा में पुरुष को परमात्मा और स्त्री को आत्मा के रूप में स्वीकार किया था। अगला फैक्ट है सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इक्स मजाजी जो कि लौकिक प्रेम कह सकते हैं। इक्स मजाजी लौकिक प्रेम से इक्स हकीकी जो कि अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में दिया हुआ है। मतलब लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है सूफी काव्य धारा में। अगला फैक्ट है सूफी सिद्धांत में इक्स हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सूफी सिद्धांत में इक्स हकीकी तक पहुंचने के लिए इक्स हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम तक पहुंचने तक के लिए साधक को निम्नलिखित चरण या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था, जो कि इस प्रकार है। मनुष्य के 4 विभाग दिए हुए हैं, 4 जगत और साधक की 4 अवस्था हैं, जो कि इस प्रकार है। नफ्स विषय भोग वृत्ति इंद्री, आम लेना सूद भौतिक है। शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध इसमें दिया हुआ है। अगला विभाग है रूह, जो कि इसमें आत्मा और चित्त और जगत की बात की जाए तो आमले मलकूत जिसमें चित्त जगत और तरीकत इसमें हृदय की शुद्धता है। कल्ब जो कि हृदय इसमें है। आमलेज बरूद जो कि आनंदमय जगत है, इसमें वर्णन दिया हुआ। हकीकत इसमें भक्ति उपासना से सत्यबोध है। अक्ल जो कि बुद्धि है और आमले लाहत जो कि इसमें ब्रह्म जगत का वर्णन है। मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा या परमात्मा का मिलन माना जाता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही गाइज। यदि हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो के एग्जाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना न भूलें।
जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।